अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज हमारा लेक्चर है वो एसिडिटी जो थी वो से रेलेवेंट जितना भी कॉन्सेप्ट थे वो हमारे लास्ट लेक्चर में जो है वो ख़त्म हो गए। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस पर। उसमें हम ऑर्गेनिक बेसिस क्या होती हैं, कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनको हम ऑर्गेनिक बेसिस में रखते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिसिटी को या स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी को स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं। तो उसके हवाले से जो है वो आज हम जो है वो अपना पहला जो है वो लेक्चर लेंगे। उसमें जो रेफरेंसेस के लिए एज अ रेफरेंस बुक जो मैंने आप लोगों को कही थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट वही है, जिसमें क्लेडन है, जैनिस स्मिथ की बुक है, वेट हो गई, सॉलमन्स हो गई, और कुछ इस तरह की ये बुक्स जो हैं इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा ये मटेरियल इससे रेलिवेंट जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिसिटी होती क्या है। ठीक है, बेसिसिटी के हवाले से भी आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले पीएससी लेवल तक जो हैं वो पढ़े होंगे कि जिस तरह एसिडिटी हमारे पास एक मैयर होता है किसी भी कंपाउंड के लिए कि वो हाइड्रोजन आयन जो है वो उसका रिमूवल जो है वो कितनी इजीली हो जाता है उसमें से। इसी तरह बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिसिटी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि किसी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो कितना इजीली जो है वो लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है या वो पेयर अप हो जाता है किसी ऐसे सेंटर के साथ जो कि इलेक्ट्रोफिलिक हो। सो सिंपली हमने जो पुरानी हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन यानी जिसको हम एज एन इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसके साथ अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो बेस है। फॉर एग्जांपल यानी जो प्रोटॉन दे वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये जब प्रोटॉन जब निकलता है रिमूव होता है किसी भी एसिड में से तो वो पॉजिटिव फॉर्म में यानी डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो लोन पेयर उसको जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये लोन पेयर कितनी इजीली इस प्रोटॉन के साथ अटैच होता है इसके साथ, और कितना जब ये कॉन्जुगेट एसिड उसका बनता है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो वो उसकी बेसिसिटी पर जो है वो डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो जो टर्मिनोलॉजीज जिस तरह की हमने एसिड्स के केस में यूज की थी उसी तरह जैसे हम कहते थे कॉन्जुगेट बेस, जिन एसिड के केस में हमने कहा कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसी तरह अब हम यानी तकरीबन सारी चीजें वही होंगी, फैक्टर्स वही होंगे, जो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, और जो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे थे वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो जैसे एसिड जब प्रोटॉन लूज करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह बेस जब एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ जाके अटैच हो जाता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसी तरह हम चार जो है वो बातें जरा देख लेते हैं कि बेस इज द स्पीशी विच डोनेट्स अ लोन पेयर आल्सो नोन एज अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं इट, कि वो डोनेट करता है प्रोटॉन को। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, और एक नया बॉन्ड जो है वो उनके दरमियान बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने यहाँ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, पायरिडीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये बेस था, ये एसिड था जिसने प्रोटॉन दिया, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो बेस है। जिस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हुआ, और जिस एसिड ने प्रोटॉन लूज किया वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा इनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा ये स्टेबल होंगे उतना ही ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और ये बेस स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इसी तरह पिप्रिडीन की एग्जांपल है बेस के लिहाज से। सो द कॉन्जुगेट एसिड इज द स्पीशी दैट रिजल्ट्स आफ्टर द बेस फॉर्म अ बॉन्ड टू हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बना तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। सो द एसिड जो है वो आप हम पहले उसकी डेफिनेशन कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इसी तरह जैसे हमने एसिडी के केस में पीके पढ़ा
कि वो हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्ट के हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं और उनकी के की वैल्यू स्मॉल होती है। उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसका नेगेटिव लॉग ले लिया और उसको हमने पीके का नाम दिया। सो जिस एसिड की पीके की वैल्यू ज्यादा होती थी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती थी, ठीक है, क्योंकि ये के का नेगेटिव लॉग है ना, तो जिसकी एस पी के की वैल्यू कम होती थी हम कहते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो एवरी एसिड बेस रिएक्शन जो है वो अगर आपके पास हो तो उसको आप किस तरह से लिखते हैं, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि के ए किस तरह से एसिडिटी कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए, यानी जिसमें एसिडिटी या बेसिसिटी का हम फैक्टर पढ़े तो वो किस तरह से है, और पी के क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हायर द पी के द वीकर द एसिड, द लोअर द पी के द स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। सो वहां पे तो हम यूज करते थे के ए। तो जब हम अगर किसी बेसिक रिएक्शन को का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखें या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ उसके लिए लिखें बेसिस के केस में, तो हम उसकी जगह के बी लिखते हैं और उसका नेगेटिव लॉग लें तो वो पी के बी में कन्वर्ट होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब किसी एसिड की पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और किसी की पीकेबी की वैल्यू जो है वो आपके पास कम होगी तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। Hence we can apply these concepts to measure basicity. Couldn't we switch things around and define a term pKb which is the equilibrium? ये पिछली उसकी बात करें कि क्या pKa की वैल्यू यूज हम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब हमने Kb को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, कि Kb हमने किस तरह निकाल लिया और फिर हमने उसको pKb में कन्वर्ट करा लिया। Organic chemist opinion on this subject is screw pKb. After all, pKa values have been, मतलब ये ज्यादातर जो है ना ये pKb की वैल्यूज अगर आप देखें आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उतनी ज्यादा पीके और फिर पीके बीस की वैल्यू जो है, तो उसकी बजाय हम के डिफरेंट एसिड्स के लिए पीके की वैल्यू याद करें और डिफरेंट बेसिस के लिए पीकेबी की वैल्यू याद करें तो जो एसिड जब बेस प्रोटॉन डोनेट करता है और जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है तो हम उसकी एसिडिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ पीके ऑफ कॉन्जुगेट एसिड को रिलेट कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि बजाय कि हम साइंटिस्ट जो हैं वो ज्यादातर बुक्स में आप देखते हैं कि पी बेसिस के लिए भी पीके यूज किया जाता है, उसका वो पीके बेसिकली उसके कॉन्जुगेट एसिड का होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा उसके किसी भी बेस के लिए पीके के कॉन्जुगेट एसिड के पीके की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो एसिड कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा और उतना ही और अनस्टेबल होगा और उतना ही वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो कि पीकेबी की वैल्यूज भी याद रखी जाए तो बेसिस के लिए भी पीके की वैल्यूज ही ज्यादातर जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। So in practice, Kb values are not often used. Instead, the most convenient way to measure the basicity of an amine is to look the acidity of the corresponding ammonium ion, यानी कि conjugate based acid, sorry, जो कि अभी मैंने आपको एक बात बताई भी है। So using pK values to quantify basicity of amines, ठीक है, द बेस्ट वे इज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज टू एग्जामिन द पीके ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड के, उसके लिए हम उसके कॉन्जुगेट एसिड की पीके वैल्यू को देखते हैं। तो जब जितनी ज्यादा उसके कॉन्जुगेट एसिड की पीके वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वो जो बेस है स्ट्रॉन्गर होगा। सो जो है द स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कॉन्जुगेट बेस, द वीकर द एसिड द स्ट्रॉन्गर ऑफ द conjugate base. So the pK of the conjugate acid, यानी जैसे हमने पायरिडीन पीछे रिएक्शन आपका देखा, ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है यहाँ रिवर्स करके रिएक्शन लिखा हुआ है तो ये उसकी पीके वैल्यू इसकी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वीक एसिड होगा और ये स्टेबल होगा और इतनी ही इसकी बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ मतलब अगर हम आपको कोई कहता है कि यार इसकी पीके 5.2 है, ये पिपरिडीन की पीके 11 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इनकी वैल्यूज हैं, ये बेसिकली इनके कॉन्जुगेट एसिड्स की पीके वैल्यू लिखी होंगी, ठीक है। The pKa for the conjugate acid of pyridine has been measured. It's about 5.2 and ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, from these pK values we can tell that the conjugate acid of the pyridine is stronger than conjugate acid of a piperidine by about 6 pK units। वो तो उन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है ना कि इतना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है इसके कॉन्जुगेट एसिड की और इसकी कम है तो पिपरिडीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू जो है वो पायरिडीन, ठीक है।
So the इसकी जगह pKa of the conjugate acid can be abbreviated as pKh भी कहीं पे लिखा जा सकता है pK. So the term pK of the conjugate acid is a bit of mouthful to use on a regular basis. Being naturally lazy, और आपको पता ही है जो कि हम हैं, we would like to condense this a bit of our common usage. ठीक है. So जो है वो conjugate acid of the base जो है, अगर let's suppose BH है, so we can abbreviate the pK of the conjugate acid of a base as its pKAH. ये जो pKAH भी कहीं लिखा है लेकिन हम उसको pK ही बोलते हैं, तो बेसिकली वो उसके conjugate acid का है. ठीक है. सो ये आपके पास एक एग्जाम्पल जो है वो दोबारा जो है वो वही डिस्कस की गई है जो मैंने आपको पिछली साइड पे बताई भी है अमोनिया के साथ इन कंपैरिजन में. तो आपने कंफ्यूज नहीं करना. The pKAH of ammonia is 9.2 which measures the acidity of its conjugate acid, जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ. ठीक है कि pKH हो या pK हो, it is the जो है वो conjugate acid के लिए है. So the pK of ammonia itself is 38 which measures the equilibrium constant for dissociation of ammonia to, यानी अगर आपको कोई कहता है कि pKa है अमोनिया का, तो वो अमोनिया बेसिकली वो जो pKa है वो जो इसके केस में है वो उसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए है. ठीक है, ये चीज आपने उसको कंफ्यूज नहीं करनी. 38 is the pKh of the amide ion which you may have encountered before as a strong. आपको पता है सोडियम अमाइड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और टर्मिनल अल्काइंस की डीप्रोटोनेशन के लिए जो है वो हम यूज करते हैं. तो जो pKAH है दिस इज द pKa ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. ये सिंपल जब pKa की बात होगी तो वो उस बेस की होगी, लेकिन हम सिंपली उसको pKa यूज करते हैं और उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कॉन्जुगेट एसिड की pKa वैल्यूज. ठीक है, यूजिंग pKa टू डिटरमिन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ BKH. अब क्या है, एसिड्स कॉन्जुगेट एसिड्स की स्ट्रेंथ आपको बता रहा है. What's the stronger base here? What's the weakest? For example, pKAH values लिखी हैं. अब जिसकी सबसे ज्यादा pKAH वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा और जिसकी सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा. So the lowest pKAH value here is -10. Here it is. For the nitrile, this means the nitrile is the least basic of all these molecules. ठीक है, जाहिर है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी. So the highest pKH value here is 10.8. Here it is. So for triethylamine, that makes triethylamines the strongest base out of all these listed. So ये एक जनरल टेबल है जिसमें डिफरेंट अमाइंस की KAB आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस है. PKB क्या है, वो वही KB का नेगेटिव लॉग है. और PKA क्या है, this is the pK of the conjugate acid of all these amines. ठीक है, so KB और PKB डायरेक्टली बेस से रेलिवेंट है लेकिन ये उसके कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू होती है, ये pKAH जो है. so कुछ बेसिक्स हैं जो बेसिसिटी के हवाले से हैं फ्रॉम एसिडिटी लेक्चर. आप उससे याद कर, यू मे रिकॉल दैट एनी फैक्टर which makes a molecule conjugate base more stable will increase its acidity. ठीक है. बाकी जो लिटरेचर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल आप जो है वो आप जानते ही हैं कि इफ यू मेक द प्रोडक्ट मोर स्टेबल यू विल फेवर द इक्विलिब्रियम गोइंग टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. What each of the factors that increase acidity have in common is that they tend to stabilize the negative charge either through inductive effect, delocalization, और by bringing the charge closer to the nucleus. ये वो है कि आपने उसके अगर एसिडिटी की थी तो कंजुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को आप डिफरेंट तरीकों से स्टेबलाइजेशन का फिनोमेना उनमें देख रहे थे. So, since you know that acidity and basicity are opposite sides of the same coin, the key factor which affect acidity also affect the basicity of amine. So, basicity involves taking those same concept but working in the opposite direction. As I told earlier in the start of my lecture, that those factor which increase the acidic strength, now we will study that these factors will decrease the basic strength. ठीक है, उलट हो जाएगा. Generally speaking, the more unstable an electron pair is, the more basic it is. So using the same principle we outlined above, one could increase basicity by removing inductive effect,
removing delocalization through resonance or bringing the charge further away from the nucleus. जितना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उस पर कम होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी ही उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी. लेट्स एग्जामिन द की फैक्टर इन टर्न and apply them to obtain some key trends for the basicity of amines. Okay, so there is a point, an important point. There are two main factors that determine the strength of a neutral base. अगर कोई neutral base है तो दो factors उसमें बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. How accessible is the lone pair? कि कितना easily उस lone pair को access किया जा सकता है, and to what extent can the resultant positive charge found be stabilized either by delocalization or by the solvent. कि जब लोन पेयर डोनेट कर दिया, दे दिया, अब वो जो उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर जिसने लोन पेयर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उसको किस हद तक जो है वो डिस्टेबलाइज किया जाता, वो हो सकता है सॉल्वेंट से या डीलोकलाइजेशन से. ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लोन पेयर डिपेंड्स ऑन इट्स एनर्जी. इट इज यूजुअली द होमो ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि लोन पेयर कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, उस, और वो कितनी एनर्जी पर है. जितना ज्यादा वो हायर एनर्जी पर होगा, उतना वो लोन पेयर देगा. जितना वो लोन पेयर जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में होगा, नीचे से ओपन करो ना. तो जो लोन पेयर है, जितना वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर होगा, यानी किसी ऐसे ऑर्बिटल में होगा जिसकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होगी, तो उतना ही उसका वो उसको मतलब डोनेट करेगा. और जाहिर है जो डोनेट करते हैं वो हाईएस्ट होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. सो उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा या वो लोन पेयर इतने आराम से देगा. एंड हिज द स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस. सो अगर द लोन पेयर लोअर एनर्जी पर होगा, ठीक है, और अगर ये किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा, तो उसका जो है वो फिर एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाई अमोनिया इज 10 times मोर बेसिक देन वाटर. ठीक है. So in case of oxygen, we know that oxygen is more electronegative than nitrogen. So its lone pair is lower in energy. कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ऑक्सीजन, जो उसका लोन पेयर है वो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है वो लो इन एनर्जी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के लोन पेयर के. ठीक है. In other words, the oxygen atom in water wants to keep hold of its electron more than the nitrogen in ammonia does, and is therefore less likely to donate it to the proton. So the pKAH for ammonia, यानी जो उसका conjugate acid है, is 9.24, while the pKAH of the water is -1.74. इतना ज्यादा डिफरेंस है कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का, उसकी पीके वैल्यू कितनी कम है, और अमोनिया के, यानी जो अमोनियम आयन है जो कि कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का, उसकी जो पीके वैल्यू है उसके मुकाबले में कितनी ज्यादा है. तो इसलिए उसकी बेसिसिटी उस तरह से हमें शो होती है कि ज्यादा है. सो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ऑर्गेनिक में, वो स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं. न्यूट्रल बेसिस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट को जिनका पाला पड़ता है. सो हम ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डोनर के तौर पर ऐड कर रहे हैं, उनको एज अ बेस जो है वो अभी जो है डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि हमने देखा, टू ऑफ द फैक्टर विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस आर द ईज विद विच द लोन पेयर पिक्स अप द हाइड्रोजन आयन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस बीइंग फॉर्म. ठीक है. सो मोर नेगेटिव चार्ज पुश टुवर्ड्स द नाइट्रोजन के देखें, या ये एक जस्ट समरी है जो कि थोड़ा सा बताया गया है कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी. इसको हम जब आप आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो ये स्लाइड आपको तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. नेक्स्ट आपके पास ट्रेंड है
जो है जब हम ऑर्गेनिक बेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास अमाइंस की क्लास का जहन में आता है, और अमाइंस जो है वो एलिफेटिक अमाइन होते हैं और एरोमेटिक अमाइन होते हैं। अमाइन जिसमें नाइट्रोजन जो है वो जब नाइट्रोजन के साथ जो बाकी तीन जो उसके बॉन्ड है वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो एलिफेटिक अमाइन होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी जो है वो नाइट्रोजन जो है किसी एक या एक से ज्यादा अराइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो फिर वो एरोमेटिक अमाइन कहलाएगा। So atomic size, electronegativity of the atom, चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, पाई सेप्टर, पाई ड्रोनर, ये सारे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिसिटी, ये सारे फैक्टर जो हैं वो बेसिसिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज एन अमाइंस बेसिसिटी, और ऐसे फैक्टर दैट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन डिक्रीजेज एन अमाइंस बेसिसिटी। सो अगर एक आज हम बात डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटम्स विद स्मॉलर एटॉमिक रेडियस विल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग बेसिसिटी। ठीक है, और एटम्स जिनका लार्ज एटॉमिक रेडियस होगा उनके पास ज़्यादा स्पेस होगी जिसमें उनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्प्रेड हुए होंगे, तो उनकी जो बेसिसिटी है वो कम होगी। जैसे कि फ्लोराइड है, इनको देखें साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलर वॉल्यूम में फैले हुए हैं, साइज बड़ा हुआ ब्रोमाइड है तो उनका ज़्यादातर फैले हुए हैं। सो इस वजह से उनकी जो बेसिसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है वो ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी। अगर हम सिर्फ इस वक्त साइज की बात करें, ये क्वेश्चन इस दफ़ा पेपर में भी आया है आपके सीनियर्स को कि इसमें इसमें जो है वो ज़्यादा बेसिक कौन है। अब इसमें जो की एटम है जिसने लोन पेयर देना है वो दिया हो मतलब है वो ऑक्सीजन या सल्फर है। तो अब इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का जो है आप साइज देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर के साइज की बेसिस पे जो है वो इसमें इसका आंसर जो है वो मौजूद है। सो इसकी अगर हम बात करें कि ब्रोमाइड का साइज लार्जर है, अगर साइज की बात करें तो ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बट डोंट गेट कंफ्यूज, वी ओनली कंसिडर एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन प्रोटॉन। द एटॉमिक रेडियस कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क बिटवीन, यानी जहां पे आपके पास ये उस केस में तो ठीक है जहां आपके पास जो एटम लोन पेयर दे रहा है उसका साइज वेरी कर रहा है। लेकिन ऐसा केस जहां पे आपके पास एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसने लोन पेयर देना है डोनेट करना है वो दोनों केसेस में सेम है, तो फिर तो आपके पास ये वाला फैक्टर जो है वहां पे वर्क नहीं कर सकता। So, because we are only discussing the basicity of nitrogen here, the atomic factors of electronegativity and polarizability are not discussed in here in detail. So, recall, however, that across a row of the periodic table, basicity is inversely correlated with the electronegativity. ठीक है, सो जो है CH3 negative is more basic than NH2 negative, which is more basic than hydroxyl and which is more basic than fluoride ion. So less electronegative the element, the less stable the lone pair will be, and therefore the higher will be its basicity. So जितना ज़्यादा electronegative होगा उतनी ही उसकी basicity कम होगी. Another useful trend is that the basicity decreases as you go down a column of the periodic table. The reason is its size. This is because the valence orbital increases in size as one decrease go down the column of the periodic table. The electrons will therefore be spread out over a larger volume, resulting in lowering the charge density, as I shown to you people in our last slides. Our common way of describing this is by using the term polarizability. ठीक है, जैसे कि यहाँ सो इसी तरह जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस भी किया, सो द वीकर द बेस द स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, और स्टेबल बेसिस आर वीक बेसिस। सो द मोर स्टेबल द बेस द स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सो व्हेन एन एटम, जब किसी एटम हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is less willing to share its electron pairs with the proton, reducing the atom's ability to donate it to the proton or bond with the to form bond with a proton. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड हाइड्रोक्सल NH2CH3 नेगेटिव के केस में भी हमने बात की, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसकी कम, इसी तरह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसकी बेसिसिटी की डिक्रीज का ऑर्डर है। सो अ स्टेबल बेस इज अ बेस दैट रेडिली bears the electron it formed shared with the proton. In other words, stable bases are weak bases. As I told you in last slide, they don't share their electrons well. So we can say the weaker the base, the stronger is its conjugate acid, or the more stable the base, the stronger is its conjugate acid.
The element in the second row of the periodic table are all about the same size, but they have very different electronegativity. The electronegativity increases across the row from left to right, as you people know already. One of the atoms shown, carbon is the least, and the fluorine is the most electronegative. So fluorine is the least basic, and carbon will be the more basic in this series of atoms. So if we look at the bases, when hydrogen is attached with these elements, we see that the stability of the bases also increase from left to right, because the more electronegative atom is better able to bear its negative charge. To summarize, there are two important trends: electronegativity for comparing atoms in the same row, and size for comparing atom in the columns. As यही वाला पॉइंट मैंने आपको एसिडिटी के केस में भी बताया था कि वो कॉलम और पीरियड में वो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर आपने कोई एटम्स, दो आपके पास दो इस तरह के एसिड या बेसिस आ रहे हैं, अगर आप उनको वो सेम रो में बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उनको डिफरेंशिएट करें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। लेकिन अगर आप साइज की बेस पर कर रहे हैं, कॉलम में से हैं कोई दो एटम एसिड या बेसिस उनकी, तो फिर आप उनके जो है वो उसके ऊपर बेस पर करेंगे, उनके साइज पे। आई थिंक आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम जो है वो न्यूट्रल नाइट्रोजन बेसिस की जो है वो बात करेंगे, और फिर उसमें जो है वो नाइट्रोजन के हवाले से इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह को हम जो है डिस्कस करेंगे। आज जो है एक तो ये जो PKH और PK वाली जो बातें थी, इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप पे छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे जो है ना उसका आंसर जो है, जो भी क्वेरी होगी वो इंशाल्लाह उधर बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।